गाइस, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहां पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूं ड्रग के बारे में। हमेशा ड्रग के बारे में आपको हमेशा जानकारी देता रहता हूं और आपको बहुत सारे ड्रग के बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। तो क्यों ना मैं बात करता हूं आज एक नए ड्रग के बारे में। उस ड्रग का नाम है क्लोरल हाइड्रेट। क्या होता है क्लोरल हाइड्रेट? इसके ब्रांड नेम भी थे। इसको स्ट्रीट नेम में बहुत अब्यूज़ होने के कारण इसको नॉकआउट ड्रॉप्स भी बुलाया जाता है। तो क्या होता है क्लोरल हाइड्रेट और क्या है ये नॉकआउट ड्रॉप्स? ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। हम पूरी बात करेंगे क्लोरल हाइड्रेट के बारे में, वो क्या है, उनकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उनके स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, इफेक्ट, केमिकल टेस्ट, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में भी थोड़ी बहुत, और उनके शेड्यूल के बारे में हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या है क्लोरल हाइड्रेट, उनके बारे में एक पूरी अच्छे से बातें स्टार्ट कर ही देते हैं। क्लोरल हाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो ये एक सेडेटिव हिप्नोटिक एजेंट है। सेडेटिव हिप्नोटिक एजेंट का मतलब ये है कि कम डोज में ये एंटी एंजाइटी के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, जो आपको चिड़चिड़ापन है, जो आपको एनेक्सियस हो रहे हो आप, ठीक है, और आप जो ऐसा फील कर पा रहे हो कि आपको टेंशन हो रही है, उस चीज़ के लिए। और बहुत ज़्यादा डोज में अगर इसका डोज थोड़ा बढ़ा दिया जाए, ठीक है, मान लो 5 mg में ऐसे काम कर रहा है एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो एज ए सेडेटिव, देन अगर 10 mg कर दिया तो ये हिप्नोटिक के तौर पे काम कर रहा है, आपको स्लीप इंड्यूस करा रहा है, आपको नींद आने में मदद कर रहा है। ठीक है, ऐसी बात है। तो अनिद्रा के लिए देते होंगे। ओके, ये सब चीज़ें सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग है। ठीक है, ये जर्मनी में पहले बहुत इस्तेमाल होता था, यूरोप के बहुत देशों में, सबसे पहले यूरोप के देशों में इस्तेमाल हुआ, जर्मनी में मैं बोलूँगा सबसे पहले इस्तेमाल हुआ। उसके बाद ये जो इस्तेमाल हुआ ये कह सकते हैं अगर 1860 में अगर जर्मनी में इस्तेमाल हुआ तो उसके 100 साल बाद ये जैसे इस्तेमाल होता रहा वो है अमेरिका में। और अमेरिका में कुछ जगह पे इसको इस्तेमाल करा गया, काफ़ी लास्ट अगर कोई कंट्री बोलूँगा तो अमेरिका ने इसको इस्तेमाल किया अच्छे से। वो मैं आपको इतिहास में बताता जाऊँगा कि इसके जो इतिहास के बारे में, और उसके बाद इसको थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ा, वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा कैसी चीज़ें रहती हैं। बट कुल मिला के मैं बोलूँगा ये एक डिप्रेशन ड्रग है, सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग था, और बहुत ही कम अमाउंट में मैं बोलूँगा, बहुत ही लिटिल अमाउंट में मैं बोलूँगा ये एनाल्जेसिक दर्द निवारक काम करता था, बहुत लिटिल अमाउंट में, ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो हम इसे एक डिप्रेशन ड्रग ही कहेंगे। इसका एक्शन भी बहुत सिमिलर है बेंजोडाइज़पिन और नॉन बेंजोडाइज़पिन की तरह, और गाबा रिसेप्टर पे ही एक्ट करता है। वो भी चीज़ें मैं आपको अच्छे से विस्तार से समझाता जाऊँगा और आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब ये ड्रग पहले इस्तेमाल होता था तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका क्या होगा कि इसका कोई ट्रेड नेम भी होगा, इसको किसी मार्केटेड करा होगा, कोई भी इसके टैबलेट आती हो, मान लो इसका सिरप आता तो उसको किसी मार्केट किया होगा, तो एक्वा क्लोरल के नाम से आता था, क्लोराडोम के नाम से आता था, सोमनस के नाम से आता था, और बहुत भी इसके अलग नाम थे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि स्ट्रीट नेम में पॉपुलर होने के लिए जो कि इलीगली है, तो इसे नॉकआउट ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता था। नॉकआउट ड्रॉप्स भी इसे तब कहते थे जब इसे शराब के अंदर मिला दिया जाता था, तब इसे नॉकआउट ड्रॉप्स कहते थे। अब हम इसके बारे में सीधा बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं और इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सिंथेसाइज हुआ था जर्मनी में, और वो था 1832 का वक्त, और एक वैज्ञानिक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जस्टिस वॉन लाइबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसको सबसे पहले सिंथेसाइज किया था, मतलब एक तरह से सिंथेसाइज कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने बस इसको सिंथेसाइज करके छोड़ दिया था उस वक्त पे। और वो उन्होंने कब किया था? 1832 के वक्त में किया था, जर्मनी में करा था। हाँ, और ये रिएक्शन जो उन्होंने करके दिखाया था, वो रिएक्शन बिल्कुल ऐसा था कि उन्होंने क्या करा था, क्लोरीन को हीटेड अप करा था। ठीक है, और उसके बाद ये रिएक्शन उनके एथेनॉल के साथ, अल्कोहल के साथ स्टार्ट किया था। हीटअप जो उसको गर्म करा था क्लोरीन, उसके साथ इथेनॉल के साथ, शराब के साथ रिएक्ट कराया था। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्हें मॉलिक्यूल दिखा और उसमें इनको थोड़ी सेडेटिव प्रॉपर्टीज़ दिखी, जो आपको पता ही है, ड्राउजीनेस कर देती है। ठीक है, ऐसी चीज़ें दिखी। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ बकिम, ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब की थी इसकी एक्स्ट्रा जो बारे में, जो उसकी ज़्यादा क्या प्रॉपर्टीज़ है, उन्होंने उसकी सेडेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करके बताई। लेकिन ऑस्कर लाइब्रिच नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो 1861 में आए और उन्होंने पूरा इसके बारे में बताया अच्छे से, और एक पब्लिश करा आर्टिकल, और इसके बारे में जितनी सारी चीज़ें थी वो सारी इन्होंने बताई। ठीक है, एक आदमी ने सिंथेसाइज किया, एक आदमी ने प्रॉपर्टी बताई, और एक आदमी ने पब्लिश किए आर्टिकल्स, जिससे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आने लग गई। फिर क्लॉडी बर्नार्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ सेडेटिव नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ सेडेटिव नहीं है, ये हिप्नोटिक एक्शन भी शो करता है अगर इसका डोजेज बढ़ा दिया जाए, तो उन्होंने भी बताया। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ड्रग लिमिटेड यूज़ में जैसे क्या हुआ कि अब ऐसे ड्रग मार्केट में प्रचलित होने लग गया, लेकिन इसके ना कॉम्पिटिटर आने लग गए, वो थे बार्बिचुरेट्स। और बार्बिचुरेट्स के बाद मैंने आपको बताया था कि बेंजोडाइज़पिन भी आई थी। तो बार्बिचुरेट्स का जब इस्तेमाल होने लग गया, तो ये ड्रग की जो पॉपुलैरिटी जो एक टाइम पे आसमान छूने लग गई थी, धीरे धीरे करके वो डाउनफॉल में आना स्टार्ट हो गए, डिप आना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, इस ड्रग का बहुत कम इस्तेमाल करने लग गए थे, और इस ड्रग का जो है वो लिमिटेड यूज़ के लिए रख दिया गया था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस ड्रग का जो इस्तेमाल है वो क्या बोलते हैं, अजाइलम्स में यूज़ करने लग गए थे। अजाइलम वो जगह होती है जिसको आप सिंपली पागल खाना कह देते हो, बट पागल खाना शब्द नहीं रहेगा, हम कह सकते हैं कि एक तरह से
ऐसी जगह जहाँ पर लोग जो है उनको मेंटल इलनेस है, उन्हें दिमाग की कोई बीमारी है, उनके जो दिमाग के नर्व्स हैं वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, जिस कारण वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह हेल्दी नहीं है, मेंटली हेल्दी नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। तो उन्हें अजाइलम्स में इस्तेमाल करने लग गया और वहाँ पर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया गया। बच्चों पे भी इसका जो डोजेस था एक पर्टिकुलर डोजेस पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट काम करना स्टार्ट कर दिया गया था। और अगर मैं बात बोलूँ तो कहीं पे ये भी आर्टिकल्स मिलते हैं कि इसको यूथेनेसिया के पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। यूथेनेसिया का मतलब एक तरह से होता है, ठीक है, यूथेनेसिया ऐसी कुछ कहते हैं, EUTHANSI, शायद मैं प्रोनाउंसिएट थोड़ा बहुत गलत कर देता हूँ कभी कभी। ऐसे जो पर्पसेस होते हैं, जैसे कि किसी को इच्छा मृत्यु देनी होती है बिना दर्द के, तो उस जगह पे ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करा जाता है। बट कुल मिला के ऐसी ऐसी चीज़ें चलती रही जो मैंने आपको बता दिया, कुछ ऐसी बातें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि पेरिस साइप्रन और थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करा एनिमल्स पे, ठीक है, एनिमल्स पे। तो उन्होंने देखा कि इसके बारे में और जानने की कोशिश की, इंसानों पे भी होने लगे, तो हमें एक चीज़ पता चली कि इस ड्रग के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आ रहे हैं और मल्टीपल ऑर्गन्स पे इसके साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं। जब मल्टीपल ऑर्गन पे इसके साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं या तो लिमिटेड यूज़ करना पड़ेगा, और जो ड्रग थे जो मार्केट में आ रहे थे उसकी पॉपुलैरिटी इससे काफ़ी ज़्यादा सेफ थे, तो उन ड्रग्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा, जैसे बार्बिटूरेट उसमें से एग्जाम्पल है, तो इस ड्रग का लिमिटेड यूज़ कर दिया जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें होने लग गई। और एब्यूज़ पोटेंशियल आपको पता है कि जब भी इस ड्रग का क्या है कि ये गाबा रिसेप्टर पे काम कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर कोई इसको ऐसे लेना स्टार्ट कर देगा तो उसका एब्यूज़ पोटेंशियल बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इंसान डिपेंडेंसी में चला जाएगा, इस ड्रग का एब्यूज़ करना स्टार्ट कर देगा बिना डॉक्टर की देखरेख के अंदर। और इसके साइड इफेक्ट तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करने रहे थे और ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर ही रहे थे, जैसा मैंने आपको फिर से एक और बार बता दिया। तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई, ठीक है। एक बात यह है कि 1999 तक ये ड्रग अमेरिका में लगभग चल ही रहा था, मतलब 70s की बात करते तो, बट एक ही कंपनी थी, वो मैंने विकीपीडिया में पढ़ा था, जो उनकी इन्फॉर्मेशन थी वो थी कि प्लेसिडाइल एबॉट कंपनी इसका इस्तेमाल कर रही थी 1999 में, और एकमात्र एक ऐसी कंपनी बची थी यूनाइटेड स्टेट्स में जो इसको कंटिन्यू कर रही थी। बाद में इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। कुछ जगह पे हिस्टोरिकल ये चीज़ बता रहा है कि 1970s एक ऐसा टाइम था जब इसको बिल्कुल ही डिसकंटिन्यू कर दिया था, और वो भी अमेरिका में आखिरी तक ही बचा था 1970s के वक्त। लेकिन 1999 में ये भी एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एबॉट कंपनी कह रही है कि मैं इसका इस्तेमाल हमने इसका इस्तेमाल करा था और लिमिटेड यूज़ तक इस्तेमाल हुआ, उसके बाद इन्होंने भी बंद कर दिया, और एबॉट कंपनी ही एकमात्र ऐसी कंपनी बची थी अमेरिका में जो इस ड्रग को बेच रही थी। और भी कंपनीज आपको पता है ब्रांड नेम अलग अलग बेचती हैं, ठीक है, जैसे पैरासीटामोल है, कालपोल आती है, दूसरा कोई और का मार्केटेड कंपनी भी होती है जो उसको बेचती है, ठीक है, सॉल्ट सेम होता है। तो वैसे ही क्या था, ऐसी चीज़ें रहती हैं, बट एबॉट कंपनी ही एकमात्र ऐसी कंपनी बची थी 1999 में, और प्लेसिडाइल नाम का ड्रग रखा था। मेरे ख्याल से एबॉट का या तो कोई और कंपनी थी, बट ऐसी ही मुझे याद था कि एबॉट कंपनी आखिरी में इसको बेच रही थी। कुछ जगह पर 1970s का लास्ट बता रखा है, बट मैंने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, कैसे शेड्यूल में है मैं आपको बताता जाऊँगा। हाँ, स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये एक जेमिनल डायोल है। जेमिनल डायोल वो टाइप के अल्कोहल की सब क्लास होती है, मतलब अल्कोहल ऐसी क्लास है तो उसकी सब क्लास होती है जिसके अंदर जो रहता है सेम कार्बन एटम पे ही अल्कोहल अटैच होता है, ठीक है, CCOH ऐसे रहेगा, ठीक है। जेमिनल डायोल्स जो होते हैं वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं, इतने स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें रहती हैं। इसका जो आयुपैक नाम भी है वो है 222 ट्राइक्लोरोइथेन 1,1 डायोल, ठीक है। दे आर डायोल क्लास ड्रग, ठीक है, डायोल के रहते हैं क्योंकि एक कार्बन OH है तो दूसरे साथ में कार्बन है, फिर उस पर भी OH लग रखा है, ऐसे रहता है। अगर मैं बात करूँ इनके कैसे दिखते हैं पाउडर फॉर्म में, तो ये क्रिस्टलाइन होते हैं, वाइट होते हैं, कुछ जगह पे ऐसे कलरलेस भी लिख रखा है, बहुत ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड होता है, एकदम से आर पार नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत ऐसे रहता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड होते हैं, ठीक है। इनका जो ऑर्डर, जो गंध होती है वो एरोमेटिक होती है, काफ़ी सुगंध भरी ऐसे स्मेल होती है, लेकिन ये बॉडी के अंदर जैसे पेनिट्रेट करते हैं तो आपको एकदम से ना, जिसको टेस्ट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग देंगे, तो एक्रेट टेस्ट भी मैं कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग टेस्ट होता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। स्मेल थोड़ी इसकी एरोमेटिक टाइप होती है, जैसे आपने नीलगिरी का तेल सुना होगा, यूकेलिप्टस ऑयल, बहुत ही एरोमेटिक होता है ना, जैसे कि ऐसे ऑयल्स रहते हैं मसाज के लिए, तो काफ़ी अच्छी सुगंध भरी रहती है। लेकिन जैसे उसको टेस्ट करने पे बात आ रही है ना यहाँ पे, तो बहुत ही घटिया टेस्ट दे रहा है, बिल्कुल कड़वा टेस्ट, बिल्कुल जैसे थूक दोगे जैसे, ऐसे रहता है, काफ़ी इरिटेटिंग रहता है। ये ट्राइक्लोरो ये जैसे है क्योंकि ट्राइक्लोरो इथेनॉल है, ठीक है, ये इन द सेंस, तो इसके बारे में एक और ये वाली बात भी है कि ये सॉल्युबल होगा बेंजीन के अंदर, ठीक है, ईथर के अंदर ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल, अल्कोहल के अंदर, पानी के अंदर उतना अच्छा नहीं होगा जितना इन चीज़ों के अंदर होगा, ठीक है, ऐसी बातें हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि किस चीज़ में अवेलेबल था, किस डोजेज फॉर्म में अवेलेबल था। तो ये डोजेज फॉर्म में जो अवेलेबल था वो डोजेज फॉर्म थी ओरल, सिरप के फॉर्म में था, रेक्टल के फॉर्म में, सपोजिटोरी के अंदर आता है। सपोजिटोरी एक ड्रग की क्लास होती है जिसको ओपनिंग बॉडी कैविटी से लिया जाता है, जहाँ पर जो ओपनिंग रहती है, फॉर एग्जांपल इसको माउथ को छोड़ के जो भी ओपनिंग सेंटर रहेगा बॉडी के अंदर उसमें लिया जाता है, जैसे मेरी नोज़ है, जैसे रेक्टल है, जैसे वेजाइनल है, तो उस ओपनिंग जगह पे ऐसे ड्रग्स को करा जाता है, फिर बाद में जाके अपना एक्शन धीरे धीरे करके स्टार्ट कर देते हैं,
ठीक है। जब ये बॉडी के अंदर जाता है, जब भी जैसे ओरल फॉर्म में लोगे या टैबलेट फॉर्म में लोगे, अभी मैं उसका डोजेज बता दूंगा जैसे जैसे लोगे तो क्या होता है वो बता देता हूँ। जैसे ही ये बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, तो ये शरीर के अंदर अपना मेटाबॉलिज्म करेगा, अलग अलग काम करेगा, फैलेगा। तो ये मेटाबॉलिज्म होता था रेड ब्लड सेल के अंदर और लिवर के अंदर, और लिवर के अंदर एक मेटाबॉलाइट बनाता था जिसे ट्राइक्लोरोइथेनॉल कहते थे। और ट्राइक्लोरोइथेनॉल ही ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक्टिवली सारे काम करता था इसके। जैसे ये ड्रग तो ले लिया आपने, ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट आगे जाके एक्टिव मेटाबोलाइट बनाते थे जिसको कहते हैं ट्राइक्लोरोइथेनॉल। ट्राइक्लोरोइथेनॉल ही जो होता है वो साइकोलॉजिकल और आपके फिजिकल डिपेंडेंस के लिए मतलब काम करता है और वही सारे इफेक्ट शो करता है। मेन जो हीरो है वो ट्राइक्लोरोइथेनॉल है। अब ये बॉडी के अंदर जाता है, गाबा रिसेप्टर पे जाता है, गाबा का एक्शन बढ़ा देता है। तो आपको पता ही है कि बॉडी के अंदर सब कुछ स्लो डाउन हो जाएगा, आपको सब रिलैक्सेशन फील होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम हो जाओगे, बहुत ज़्यादा शांत हो जाओगे और आपको सब कुछ अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। बट इसकी जो एडिक्टिव प्रॉपर्टी है वो एक मीडियम, मैं बोलूँगा अगर कुल मिला के फिजिकल और साइकोलॉजिकल, तो एक मीडियम डिपेंडेंस पे है। लेकिन धीरे धीरे करके इंसान बहुत ज़्यादा इसका डिपेंडेंट और इसका नशे का आदी हो सकता है अगर उस ड्रग को ऐसे ही इस्तेमाल कर रहा है तो बॉडी के अंदर जैसे ही जाएगा तो 10 से 15 मिनट में एक्शन होना शुरू हो जाएगा उसकी बॉडी के अंदर। और एक और चीज़ होगी कि 8 से 12 घंटे तक ये रहता है और 67 आवर्स तक भी रहता है। वो डोजेज पे डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेज में। इसकी जो अगर ओरल टैबलेट्स की बात करूँ, कैप्सूल फॉर्म्स की, तो वो 500 mg तक आती थी और 5 ml का इसका सिरप आता था और 500 mg की इसकी रेक्टल सपोजिटोरी आती थी और वो ये ऐसे एक्शन शो करती थी। तो जैसे बॉडी के अंदर जाता है इंसान बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। एक और चीज़ है कि इसको मॉर्फिन से बेटर या और पुराने ड्रग्स, क्योंकि मॉर्फिन तो काफ़ी पुराना है तो इसके बाद ये ड्रग आया तो इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल क्यों स्टार्टिंग में कर दिया गया। वो स्टार्टिंग में इसलिए इसको इस्तेमाल कर दिया क्योंकि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन मॉर्फिन से बहुत ज़्यादा जल्दी है और ये जल्दी एक्ट कर रहा है और जल्दी अपना इफेक्ट शो कर रहा है। क्योंकि जो चीज़ जल्दी हो रही है, काम अच्छे से हो रहा है, तो उसको रखा जाता है। एक और चीज़ ये भी थी, जब इसको किसी पेशेंट को दे रहे थे, जो भी इस पर इस्तेमाल करने, जिस पे भी इस्तेमाल करे जा रहा था, उस पर ये चीज़ ऐसी देख रही थी कि जब उसको एक जैसे इंसोम्निया का कोई पेशेंट है, नींद नहीं आ रही, उसको ड्रग दे दिया और उसको नींद आ गई तो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश फील कर रहा था। उसके उठने के जैसे ही वो उठ रहा था सोने के बाद तो उसे ज़्यादा काम नेचर और ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था और उसको सही स्लीप आ रही थी, इससे उसकी स्लीप साइकिल में सुधार था। ये पर पहले इस्तेमाल होता था, अब इसका ऐसे इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, क्योंकि साइड इफेक्ट के चक्कर में। अब बात कर लेते हैं इसकी साइड इफेक्ट के चक्कर में। मुझे जहाँ तक ऐसी बात लगती है कि इसका जो मेन जो मेटाबोलाइट है ट्राइक्लोरोइथेनॉल, वही सारी गेम खेल रहा है। और जैसे ही इसके जब कोई इंसान इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट जब होगा बॉडी में तो क्या होगा, उसे ड्राउजीनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, उसे आलस रहेगा, उसे ऐसी दिक्कत हो सकती है कि उसने बहुत ज़्यादा इसको ले लिया तो उठ ही नहीं पा रहा है सो के, ठीक है, दिक्कत हो रही है, उल्टी जैसा मन या उल्टी करेगा, पेट में दर्द रहेगा, स्किन रैश हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, सर में दर्द रहेगा, ठीक है। कुछ सीरियस साइड इफेक्ट में ये देखा जाता था कि इंसान नींद में चल रहा है, ठीक है, उसको स्टमक प्रॉब्लम हो रही है, उसे एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं टंग में रैशेस हो रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं अजीब अजीब, ऐसी चीज़ें देखी जाती थी। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से भी दिक्कत हो सकती थी, सांस नहीं ले पा रहा है तो ऐसी चीज़ें हो रही थी। जब भी इसकी कोई पॉइजनिंग होगी या फिर बहुत ज़्यादा इसको डोजेज से ऊपर ले लेगा, जो कि 500 या 1000 mg तक पहुंचने पर स्ट्रॉन्ग डोज है, इससे ऊपर ले लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। सीएनएस डिप्रेशन होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, ठीक है, सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, कोमा की तरफ चला जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, हाइपोटेंशन हो जाएगी, बीपी पूरा लो हो जाएगा, ठीक है, हाइपोथर्मिया हो जाएगी, बॉडी से हीट जो एक नॉर्मल हीट चाहिए वो भी गायब हो जाएगी, हाइपोथर्मिया हो जाएगा, ठीक है, जीआई ट्रैक में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस ड्रग का कोई एंटीडोट अवेलेबल नहीं है, इस ड्रग का कोई एंटीडोट नहीं होता है। तो आपको जो कार्डियक है और रेस्पिरेटरी है, लिवर पे उस पर देखना फंक्शनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। किडनी डैमेज भी करता है, लिवर डैमेज भी कर रहा है, हार्ट पे भी इसका एक्शन है। तो देखो, तो मल्टीपल ऑर्गन्स पे इसके साइड इफेक्ट दिखे जा रहे हैं। तो ऐसे ड्रग का इस्तेमाल जो है वो क्यों ही करेंगे जब वो इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट दे रहा है, अपने यूज़ करने की एक जो काम है उससे ज़्यादा तो साइड इफेक्ट दे रहा है। तो इस ड्रग को तभी थोड़ा प्रोहिबिटेड और थोड़ा बैन, एक तरह से लिमिटेड यूज़ कर दिया जाता था, ठीक है। अब बैन तो क्या ही बोलूं, लिमिटेड यूज़ कर दिया जाता था। बैन तो मैं इसलिए कहूँगा, इसका इस्तेमाल ही क्या है, अब तो इतने सारे ड्रग आ ही गए हैं मार्केट में जिससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है और सेफ़ है, तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यूज़ कहाँ होता है आज के टाइम में? आज के टाइम में यूज़ भी स्विमिंग पूल के अंदर होता है, क्योंकि इसके क्लोरीन है, क्लोरीन आपको पता है सफाई करने के लिए काम आता है, तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में यूज़ होता है। अब ये नहीं कि स्विमिंग पूल में कूद रहा हूँ, मेरे मुंह में चला गया तो मैं नशा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत कम अमाउंट में यूज़ होता है वो सफाई, और उसके साथ और भी केमिकल्स को मिक्सअप करा जाता है, ठीक है। सेडेटिव हिप्नोटिक था एक वक्त पे, ठीक है, 19वीं सेंचुरी या 20वीं सेंचुरी मान लो, क्योंकि 20वीं सेंचुरी अमेरिका की तरफ मैं आप बोल रहा हूँ, उस वक्त में 19वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी की बात करूँगा, उस वक्त मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, सेडेटिव हिप्नोटिक था, ठीक है। आज के वक्त में इसका एक और इस्तेमाल ये है कि केमिकल रिएजेंट प्रीकर्सर काम करता है। केमिकल रिएजेंट प्रीकर्सर मतलब कि कुछ जो आपको नया एजेंट बनाने के लिए, कोई नया केमिकल बनाने के लिए ऐसे केमिकल्स को मिक्सअप करा जाता है ना, 1A+B, तो A मान लो क्लोरल हाइड्रेट है, दूसरा केमिकल मिला के एक नया केमिकल बना दिया जाता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें। इसको मेल्जर रिएजेंट
भी मेल्जर रिएजेंट में डाला जाता है। मेल्जर रिएजेंट एक टाइप का एक ऐसे रिएजेंट होता है जिसके अंदर जो माइक्रोबायोलॉजी होती है, सूक्ष्म जीवाणु को देखने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें इसका इस्तेमाल करा जाता है। और वो क्या इस्तेमाल करा जाता है, वो ये इस्तेमाल करा जाता है कि इसकी कुछ ड्रॉप्स का इस्तेमाल करके डिटेक्ट करा जाता है कि फंगाई, ये सब चीज़ें इनका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, प्लांट्स के बारे में। जूलॉजी के बारे में बात करें, जूलॉजी जो आपको पता है जानवरों के बारे में स्टडी होती है पूरी, उसमें भी इसका इस्तेमाल करता है। हॉयर सोल्यूशन कहते हैं उसमें, हॉयर सोल्यूशन का इस्तेमाल जो करा जाता है वो इस्तेमाल करा जाता है छोटे छोटे अर्थ्रोपोडास को, जैसे कि रहते हैं कॉकरोच वॉकरोच, ठीक है, कुछ प्लांट्स को ऐसे मान लो, तो उनको एक स्लाइड होती है माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, उसमें इस्तेमाल इसका करा जाता है। ठीक है, उसमें इसका इस्तेमाल है। ठीक है, केमिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। केमिकल टेस्ट हैं इसके यूरिन टेस्ट, हेयर टेस्ट, इन सब में दिख जाता है। ठीक है, यूरिन टेस्ट, हेयर टेस्ट आपका दिख जाएगा बॉडी के अंदर, तो काफ़ी देर तक रहेगा, ऐसे आपको मिल जाएगा बालों में, यूरिन में, ऐसे चीज़ों में मिल जाएगा। ठीक है, एक इसका टेस्ट होता है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट होता है। ये टेस्ट जो है वो मैंने 12th क्लास में देखा था। ठीक है, तो फिर से मैं बता देता हूँ, फिर मैं ही पढ़ लूँगा, क्योंकि इसके अंदर ना कीटोन्स और एल्डिहाइड को देखने के लिए होता है, मेनली हेक्सेनामीन और क्लोरल हाइड्रेट का उसमें 12th क्लास में पेश था मॉडर्न एबीसी में, तो उसमें से मैंने आपको बता देता हूँ। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन और एल्डिहाइड रहते हैं, हाइड्रोजीन रहता है, तो एल्डिहाइड कीटोन को ये डिटेक्ट कर लेता है। 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन लिया, फिर उसमें हमने सैंपल लिया, तो एल्डिहाइड कीटोन को डिटेक्ट करता है, तो ऑरेंज से येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है, गाढ़ा येलो ऐसे करके देता है, और बाद में जाके सूख के क्रिस्टल बन जाते हैं प्योर। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये हो सकता है क्लोरल हाइड्रेट, पर ये मोस्टली एल्डिहाइड कीटोन का भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है 1% रॉन्ग भी दे सकता है कि हम प्योरली हम ये नहीं कह सकते क्लोरल हाइड्रेट है, उसके अंदर के जो ढांचे हैं, रासायनिक ढांचे, उसके अंदर से हम बता सकते हैं। ये मैंने एडिशनली पढ़ के आपको बताया। इसका जो शेड्यूल है वो शेड्यूल नंबर 4 के आता है। शेड्यूल नंबर 4 वो ऐसे ड्रग होते हैं जिनका बहुत ही लिमिटेड यूज़ है और इनको बहुत देख रेख में रखा जाता है, और इनका अगर ऊपर नीचे हो गया तो थोड़ा बहुत एब्यूज़ होने के चांसेस हैं, तो मॉडरेट डिपेंडेंस होने के इसके चांसेस हैं, तो इसको शेड्यूल 4 के अंदर रखा जाता है। ठीक है, लिटिल एब्यूज़ जिन्हें कहते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें रहती हैं। लो पोटेंशियल ऑफ एब्यूज़ कह सकते हैं, एंड लो रिस्क डिपेंडेंस, ये उनकी एक क्लासिक डेफिनेशन है जो आपको गूगल पे मिल जाएगी या कहीं साइट्स में मिल जाएगी। कुछ एडिशनल बातें कर लेते हैं। देखो, एडिशनल बातों में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, इस ड्रग का इस्तेमाल क्यों नहीं होता। एक तो बहुत अच्छे बार्बिट्यूरेट्स और बेंजोडाइज़पिन आगे, बेंजोडाइज़पिन आज के टाइम में और भी ड्रग तो बन ही रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं, तो ऐसे वो ड्रग इतने दिक्कत भी नहीं दे रहे हैं, इतने ऑर्गन पे डैमेज भी नहीं कर रहे हैं, तो इस कारण उन ड्रग्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गया। ये जो ड्रग है, इस ड्रग से कंपैरेटिवली बेंजोडाइज़पिन ज़्यादा बेटर निकले। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, इसका रिस्क ऑफ एब्यूज़ बहुत ज़्यादा है। रिस्क ऑफ एब्यूज़ क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे ड्रग को, डेट रेप ड्रग मैंने आपको बताया था, कुछ भी किसी के साथ अनचाहा शारीरिक संबंध बनाने का, रेप, बलात्कार, लूटपाट, इन सब में इस्तेमाल होने वाले ड्रग, रूफलिन मैंने आपको बताया था, रूफी, तो वैसे ही क्या करते हैं, अल्कोहल के अंदर की 2-3 ड्रॉप डाल देते हैं, उससे नॉकआउट ड्रॉप्स भी कहते हैं। अगर जो ऐसे जो कॉम्बिनेशन रहता है, मेर्किलिन थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था ऐसी चीज़ों पे, तो उन्होंने टर्म दिया था इसे नॉकआउट ड्रॉप, तो डेट रेप के पर्पसेस के लिए रहता है, तो इस कारण सरकार को इसका लिमिटेड यूज़ करना पड़ा, क्योंकि लिमिटेड यूज़ क्या है कि केमिकल रिएजेंट की तरह इस्तेमाल होता है और केमिकल टेस्ट में थोड़ा इस्तेमाल करा जाता है, कुछ ना कुछ डिटेक्शन में, जो मैंने आपको यूज़ में बता दिया। तीसरी चीज़ तो देखो यही है, क्लोरल हाइड्रेट मॉलिक्यूल एक टाइम पे इस्तेमाल होता था। कुछ चीज़ें रहती है ना कि एक टाइम के हीरो रहते हैं, कोई भी एक टाइम का हीरो रहता है, इसका एक टाइम होता है, उसके बाद किसी को नया आना होता है, जो मैंने आपको पहली बात में रिपीट कर दिया था, पहली बात से रिपीट कर रहा हूँ, तो एक टाइम रहता है एक ड्रग का, फिर नई चीज़ें होती है, नई इन्वेंशन होती है, नई डिस्कवरी होती है, और हो सकता है उस वक्त में इसके साइड इफेक्ट इतने नहीं देखे गए हों जितने अब बाद में पता चलते गए हों आगे जाके, तो इस कारण भी इसको बंद करना पड़ा। ठीक है, एक और चीज़ होती है, एक क्लोरालोज नाम का भी ड्रग होता है, वो इसी का ही है। उसमें क्या होता है, क्लोरल हाइड्रेट मॉलिक्यूल को इक्विवेलेंटली ग्लूकोज जितना रहता है सेम अमाउंट में, उससे मिक्स करा जाता है, और वो भी इस्तेमाल हुआ जाता है थोड़ा बहुत, उसका भी एक लिमिटेड यूज़ ही है। आज के टाइम पर अगर मैं बोलूँ उस क्लोरालोज का क्या इस्तेमाल है, क्लोरालोज जिससे कह रहे हैं क्लोरालोज जो है वो इस्तेमाल होता है रोडेंटिसाइड के तौर पर। ठीक है, जो चूहे मारने के लिए होता है, ये इधर एग्रीकल्चर में ही होता होगा। एविसाइड के तौर पे इस्तेमाल होता है। एविसाइड का मतलब होता है ये जो बर्ड्स, चिड़ियाँ हैं, जो भी रहती हैं, इन सबको मारने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, पक्षियों को मारने के लिए, ये मेरे ख्याल से थोड़ी दिक्कत देते होंगे एग्रीकल्चर या फिर कोई फील्ड को, तो इसमें इस्तेमाल करा जाता है। बाकी और जो इसका साइंटिफिकली अगर मैं बोलूँ तो माउस पे इस्तेमाल कर दिया जाता होगा कोई ड्रग को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका भी सेम एक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, बट ये टॉक्सिक प्रोड्यूस कर सकता है, तो ह्यूमंस के लिए नहीं है, ये एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, बाकी ये मैंने अब वीडियो थी क्लोरल हाइड्रेट के ऊपर, आपको बताया मैंने क्लोरल हाइड्रेट के ऊपर। आज के टाइम पे तो उसका मेडिसिनल यूज़ बिल्कुल लिमिटेड है, बिल्कुल ख़त्म ही है। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो थी क्लोरल हाइड्रेट के ऊपर। अगली वीडियो में हम कोई और ड्रग के बारे में बात करेंगे, तब तक मेरा नाम सक्षम डोबरियल है, ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है। थैंक यू।